हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हमने अपना नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाले चैप्टर को आधा कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास फर्स्ट सब हेडिंग अब क्या बचा है, दैट इज एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। अब मैं आपको पहले तो बेसिक बताता हूँ, इस पूरी जो सब हेडिंग है इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। इसमें पहले तो तुम्हें ये डेफिनेशंस बताई है इन्होंने कि भाई जीडीपी एट एमपी को डिफाइन कर दो। अब आप सोच रहे हो कि कैसे डिफाइन करना है भाई, ये तो बड़ी बेवकूफ़ वाली बात होगी, मतलब क्वेश्चन आ गया। नहीं, आ सकता है, यू नेवर नो, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डिफाइन एनडीपी एट एफसी, डिफाइन जीएनपी एट एमपी। और आप बोलोगे इसमें डिफाइन करने लायक क्या है भाई, ये तो मतलब जीएनपी एट एमपी तो है भाई, कन्वर्जन के दो भाई, कन्वर्ट हम कर लेंगे। बट नहीं, क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आ सकता है कि डिफाइन कर दो आप। अब उसे कैसे डिफाइन करना है, अब अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलोगे, हमारी बुक में क्या किया है इन्होंने, हर एक डेफिनेशन अलग है, जीएनपी एट एमपी की अलग, जीडीपी एट एफसी की अलग, बिल्कुल ये वो सो, मतलब बहुत कम्प्लेक्स हिसाब है। तो मतलब यहाँ से अगर आप डेफिनेशन याद करने बैठे तो मतलब बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, जो एक प्रॉपर सा एक काइंड ऑफ एक ब्लू प्रिंट या एक फॉर्मूला टाइप बना दिया आपके लिए, जिसमें बस आपको एक दो वर्ड्स चेंज करना है और आपकी डेफिनेशन रेडी हो जाएगी, ठीक है। पहली बात इसमें डेफिनेशन है। दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरी बात इसमें कन्वर्जन सिखाई हुई है। जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफ वेट जीडीपी एट एमपी कैसे बनता है, ठीक है। एनडीपी एट एमपी में प्लस डेप्रिसिएशन कर लो तो आपका जीडीपी एट एमपी बन जाता है। ये सारे कन्वर्जन्स है। ये देखो, मैं अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अगले जो पेज होगा, अगली जो स्लाइड होगी, उसमें क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसके थ्रू मैं अच्छे से करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। और वैसे ही मैंने आपको एक बार ये बहुत डिटेल में पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है कि ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जीडीपी एट एमपी को जीएनपी एट एमपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ही फैक्टर को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो वाइन की बॉटल से मैंने सिखाया था। तो मतलब ये सब कुछ चला हुआ है ऐसे करके। तो मतलब ये पहले हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो बाकी आगे हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। सो इस जो पूरी सब हेडिंग है, इसमें हमारा ज़्यादा फोकस होगा डेफिनेशंस पे। और डेफिनेशंस का पार्ट सिर्फ इतना सा है, इस पूरे को तो मैं छूंगा भी नहीं, क्योंकि सारा ये इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट मी टेल यू कि डेफिनेशंस कैसे याद करनी है। अगेन सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, मुझे पता है, ठीक है। अब कैसे याद करना है इसको, मान लो तुम्हें बोल दिया कि डिफाइन एन एन पी एट एम पी, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप एन एन पी एट एम पी को एन एन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैसे डिफाइन करोगे। हाँ, कई तो महान हस्तियाँ ऐसा भी कर लेगी, वहाँ पे लिखा होगा डिफाइन एन एन पी एट एफ एन एन पी एट एम पी। आप लोग सीधे सीधे लिख रहे हो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे नहीं चलती दुनिया भाई साहब, आपको लंबा स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि कैसे लिखनी है। मान लो एन एन पी एट एम पी की डेफिनेशन पूछिए, एन एन पी एट एम पी इज द, यहाँ पे क्या मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस पूछ रखी है, तो हम यहाँ पे मार्केट प्राइस पे टिक करेंगे, ये मार्केट प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। एन एन पी एट एम पी इज द मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन, अब जाओ वहाँ पे वापस, सब इधर, ये क्या है, यहाँ पे नेशनल है। नेशनल में हम क्या देखते हैं कि किसने कमाया, रेजिडेंट्स ने कमाया, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं देखते ना हम, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स के ऊपर अब हम क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेशनल की बात हो रही है, ठीक है। इन 1 ईयर, 1 ईयर तो देखो हर डेफिनेशन में कांस्टेंट रहता है, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे क्या लिखा है, नेट दिया है, नेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड किया जाती है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड की जाती है, तो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वेट, इसको मैं पहले कट कर लेता हूँ टेक्स्ट को। नेक्स्ट मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए एक दो और लाया है। जैसे देखो, जीडीपी एट एफसी है। अब जीडीपी एट एफसी को कैसे डिफाइन करोगे आप, सबसे पहले आपने क्या देखना है, यहाँ पे एफसीए की क्या है, फिर हम वहाँ, फिर आपको डेफिनेशन में उसी चीज़ को यूज़ करना है। जीडीपी एट एफसी इज द, क्योंकि यहाँ पे एफसी है तो हम फैक्टर कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन, ये कहाँ है, डी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन 1 ईयर। अब देखो, यहाँ ग्रॉस की बात हो रही है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब जो डेप्रिसिएशन उसे इंक्लूड करके आप मतलब इसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से डेफिनेशंस बहुत इजीली हो जाती है। और मैं आपको एक और चीज़ कहता हूँ, अब देखो एक और है, लास्ट में करवाऊंगा। बाकी देखो, अगर आपको और प्रैक्टिस करना है, देखो लिटरली 8 हमारे पास पड़े हुए हैं, आप इन 8 को एक एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि डेफिनेशन आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। और हाँ, ये प्रैक्टिस सही होगा, ऐसे मत सोचना कि बस एक बार पढ़ लिया तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक दो बार, एक बार सारी कर लो, इट विल बी क्लियर फॉर यू कि भाई कैसे डिफाइन करनी कोई चीज़, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी एन पी एट एफ सी, इसे कैसे डिफाइन करना है। पहली बात वापस अगेन, जी एन पी एट एफ सी इज द, क्या है, मार्केट प्राइस है कि फैक्टर प्राइस है, फैक्टर प्राइस है। इज द फैक्टर प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन, एन की बात हो रही है, कौन, नेशनल, नेशनल में किसको देखते हो तुम, बाय द रेजिडेंट्स
इन 1 ईयर, 1 ईयर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब 1 ईयर हमेशा 1 ईयर ही लिखना है, ऐसे नहीं कि 2 ईयर होगा किसी डेफिनेशन में, 1 ईयर इज ऑलवेज 1 ईयर, ठीक है। बाय द रेजिडेंट नेशनल, अब जाओ ग्रॉस के ऊपर, इन 1 ईयर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव जी, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है कि नहीं होता, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स लेते हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव ऑफ द डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो इसी तरीके से एक काइंड ऑफ एक बेसिक फॉर्मेट मैंने दे दिया है, बस आपको कुछ वर्ड्स, ये 3 जगह आपने वर्ड चेंज करना है, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी, ये बिल्कुल सेम आपने हर जगह चिपका देना है, बस इनको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये टॉपिक भी इज क्लियर, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे कन्वर्जन सिखाई हुई है, ठीक है। हमारे पास गिवन देखो, क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज गिवन, मतलब जीडीपी एट एमपी हमारे पास दिया हुआ है। अब जीडीपी एट एमपी को हमने कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में। इसे हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या बताया, ग्रॉस, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, सिंपल, क्या करना है हमने, माइनस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। वैसे ही डोमेस्टिक को हमने नेशनल में बनाना है, नेशनल में क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नेट फैक्टर क्या होता है, ये पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज़ उसे देखो पहले, ठीक है। डोमेस्टिक को नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। मार्केट प्राइस को जब हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरीके से हर सारे क्वेश्चंस काम करते हैं हमारे, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से एग्जाम में अगर कभी तुम्हारे पास आएगा ना कन्वर्जन का, पहले तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एनएनपी एट एफ सी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी में सबसे पहले हमने ग्रॉस हटाना है, ग्रॉस हटाने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस। ग्रॉस हटाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को हटाएंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन हटाएंगे। उसके बाद हमने डी को एन में कन्वर्ट करना है, मतलब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लानी पड़ेगी। मान लो अब मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस को फैक्टर प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या करना पड़ेगा हमें, वो माइनस करना पड़ेगा इधर से। थोड़ा लाइन अरे परे होगी, चलो कोई बात नहीं। सो ये बेसिक सारा, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेयर एम आई, वेट सेकंड दिस, ओके। हाँ, ये यही चीज़ है, नीचे भी इन्होंने यही चीज़ें बताई हुई है स्टेप्स के फॉर्म में, इतना उस डेप्थ में नहीं जाना, ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये देखो, ये इन्होंने कन्वर्जन्स बताई है। मतलब देखो, अगर आपको एक बार रटना है या एक बार देखना है तो आप इसको ऊपर एक नज़र मार सकते हो, बाकी मैं सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट क्वेश्चंस करना शुरू करो, क्योंकि अगर क्वेश्चंस में गलतियाँ भी होगी तो कम से कम उन गलतियों से तुम सीखोगे। ऐसा नहीं होगा कि बस हो गया, बस छोड़ दिया कि गलत हो गया तो हमेशा गलत हो गया, नहीं, ठीक है। अब चलो मैं आपको यहाँ पे इसी एग्जाम्पल के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, हमारे पास एन डी पी एट एफ सी दिया हुआ है, एन डी पी एट एफ सी क्या है हमारे पास, 1300, एन डी पी एट एफ सी लिखा है 1300। अब इसको हमें किस पे कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में दिया होता है ये जी डी पी एट एम, अरे कितनी टेढ़ी लाइन बनी, वेट, इसे हमने कन्वर्ट करना है जी डी पी एट एम पी में, ठीक है। जी डी पी एट एम पी में कन्वर्ट करना है हमें किसे, एन डी पी एट एफ सी, ठीक है। जी डी पी एट एम पी यहाँ पे गिवन है, गिवन है, सॉरी, जी डी पी एट एम पी में हमें कन्वर्ट करना है, हमारे पास एन डी पी एट एफ सी दिया हुआ है। अब मान लो पहले एन डी पी, वेट, इसमें अपने एक बार मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ऐसे तो कन्फ्यूजन बहुत हो रही है, वेट अ सेकेंड, एन, एन डी पी एट एफ सी, एफ सी थोड़ा बड़ा हो गया तो काइंडली इग्नोर, ठीक है। अब मान लो एन डी पी एट एफ सी से हमें करना है जी डी पी एट एम पी में। सबसे पहले नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम पहले क्या प्लस करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया है, पहले हम क्या प्लस करेंगे, देखो डेप्रिसिएशन, हम, वाओ, वाओ, एक्चुअली सबसे पहले हम क्या प्लस करेंगे, हम डेप्रिसिएशन इसमें प्लस कर देंगे, क्यों, हमें नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। मान लो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक दिया है, वहाँ पे भी डोमेस्टिक दिया, तो डोमेस्टिक हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। मार्केट प्राइस, अब देखो हमें मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट गिवन है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, ठीक है। अब हमें उसे मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, अब हम उसे कैसे करेंगे, हम उसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने प्लस कर दिए, माइनस करनी पड़ेगी सब्सिडीज उसमें से, देख पा रहे हो तुम, माइनस करनी पड़ेगी सब्सिडीज उससे। अब देखो, अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं कहूँगा पिछली वीडियोस को प्रेफर करो, क्योंकि पहले आप डायरेक्ट इसमें आ गए हो तो समझ नहीं आ रहा होगा ऑफ कोर्स। तो देखो मैं बताता हूँ अब आपको, ठीक है। आपने यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है, अब जब मान लो किसी को समझ नहीं आ रहा, जब भी आप इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करते हो ना, इनडायरेक्ट जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको निकालना होता है, आप उससे सब्सिडीज माइनस कर देते हो, ठीक है। बाकी और क्वेश्चंस करेंगे हम। तो मान लो इसको, ये हो गया, कितना है हमारे पास, 1300 की सब्सिडीज़ है, नहीं 1300 का नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और 1200 की सब्सिडीज़ है, इन दोनों को माइनस करेंगे, दिस इज़ आर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब अगर हम इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1406, वेट 14,600, ठीक है। अगेन,
अब हमें क्या फाइंड करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अब हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे पास गिवन क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मुझे यहीं से बता दो क्या करना है। सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी है ताकि ये नेट बन जाए, ठीक है। आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया ताकि ये नेट बन जाए। अब ये नेशनल है, नेशनल को आपने डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है, मैं एनएफई लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेट यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एनडीपी मिल जाए, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट इधर भी फैक्टर कॉस्ट लिखिए, इधर भी फैक्टर कॉस्ट लिखिए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स गो डाउन टू द क्वेश्चन। अब देखो जीडीपी एट एफ सी क्या गिवन है हमारे पास, 4200, 4200 गिवन है। माइनस क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करो 16,000 माइनस, ठीक है। और माइनस नेट फैक्टर इनकम, अब आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करना है। अब नेट फैक्टर इनकम यहाँ पे दी हुई नहीं है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया यहाँ पे क्वेश्चन में, पिछली वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फैक्टर, अब मान लो आपके पास, चलो मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, मान लो आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट वर्ड नहीं है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ, अब आप क्या करोगे। अब जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जो बाहर से पैसा आया है, जो अंदर से पैसा गया है, इन दोनों को माइनस कर दो, आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है हमारे पास, 600, 600, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बाहर कितना पैसा गया, दैट इज 400। इन दोनों को माइनस कर दोगे, यू विल, वेट अ सेकेंड, इन दोनों को माइनस कर दोगे, आपका आपके पास आंसर बिल्कुल आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 200, ठीक है। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 200, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपने 16,000 माइनस कर दी, माइनस आपने ये भी कर दिया, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ताकि आप नेशनल से डोमेस्टिक में जा सको, ठीक है। और ऐसे आपका आंसर आ जाएगा 25,800। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, इसके मैं आपको एक्सरसाइजेस भी दे दूंगा। ओके, एक मैं लास्ट एक और करा देता हूँ, इसके बाद यू कैन जस्ट सॉल्व दीज एज योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये दो जो दो बचेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमें पहली बात तो क्या फाइंड करना है, जीडीपी एट एफसी फाइंड करना है। हमारे पास क्या गिवन है, जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस ग्रॉस सेम चीज़, ठीक है। ग्रॉस ग्रॉस नहीं छेड़ना, ठीक है। नेट को हमने डोमेस्टिक में करना है, हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जो नेट फैक्टर है, अब नेट फैक्टर को हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि नेशनल से हम डोमेस्टिक पे आ सके। मार्केट प्राइस और फैक्टर फैक्टर कॉस्ट, अब मार्केट प्राइस से जब हमने फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसमें माइनस कर देंगे टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी, ठीक है। अब हमें मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। मैंने बता दिया अब क्या क्या माइनस करना है। अब जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टेड है मार्केट प्राइस, जीएनपी देखो 1900 दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है कितना, साइन साइन के साथ ले जाना है नीचे, ऐसे नहीं सोचना कि साइन को हम इग्नोर कर देंगे, साइन के साथ ही नीचे जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी, देखो वेट अ सेकेंड, माइनस करना है हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस माइनस करना है, माइनस के बाद माइनस इसका 70 का माइनस भी आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का माइनस है जो मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है, समझ रहे हो कि पहले हमें क्या करना है। देखो, हमें अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, पहले आप वहाँ को वो वाला माइनस साइन लगाओगे, दूसरा आपको क्वेश्चन में माइनस साइन दिया हुआ है तो उसे आप एज इट इज़ कैरी करोगे नीचे, इसलिए यहाँ पे दो माइनस साइन है। आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होगे कि दो माइनस साइन क्यों है, तो मेरे सर्कल्स इतने बुरे क्यों बन रहे हैं। हाँ, ठीक है, समझ समझ गए मेरी बात। एक क्वेश्चन का माइनस नीचे आया है, एक फॉर्मूला के हिसाब से जब हमें कन्वर्ट करना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तब जो माइनस साइन एक फॉर्मूला का माइनस साइन है वो है पहला, और दूसरा एक क्वेश्चन वाला साइन है, इसलिए यहाँ पे दो माइनस है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये क्यों हुआ। अब बात करेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करने हैं, माइनस करने हैं, कितने दिए हुए हैं, 1300 दिया हुआ, -1300, -1300 करना है आपने। अब ठीक है, -1300 करना है। अब आपके पास जीडीपी एट एमपी ये तो है ही। अब अब आप इन सबको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 850। अब कंक्लूजन क्या है इस वाले क्वेश्चन का, जब भी कभी क्वेश्चन में माइनस साइन दिए हो उसे एज इट इज उतारना है नीचे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि नहीं ये माइनस, ये दो दो माइनस हो रहे हैं तो एक ही माइनस लिखता हूँ, ऐसा नहीं करना। आपको पहले फॉर्मूला का माइनस, अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर फॉर्मूला मांग रहा है कि माइनस साइन हो तो पहले तो आपने पहले माइनस साइन उसका लगाना है, और दूसरा अगर क्वेश्चन में अलग से माइनस साइन दिया है उसको भी करवा देना है, ठीक है, लगा देना है, ठीक है। कैलकुलेट द जीडीपी एट एम, देखो ये क्वेश्चन ना मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं आए तो मैं इसके शॉर्ट्स बना दूंगा आपके लिए, अगर आपको नहीं आया तो कमेंट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कहूँ तो बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, और आई वुड से अगर मैं टीचर होता जो एग्ज़ाम बना रहा था मैं एक क्वेश्चन ज़रूर डालता।
ठीक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इट रेफर्स टू द जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी ना दो दो यू कैन से दो प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है। एक होता है करंट प्राइस, आज हमारी मार्केट में क्या प्राइस है, इसके अकॉर्डिंग जीडीपी कैलकुलेट होती है। एक होती है जीडीपी कैलकुलेट 10 साल पहले हमारी मार्केट 10 साल पहले हमारे सामान का क्या प्राइस था, ठीक है। इट इट रेफर्स टू द जीडीपी एट करंट प्राइस। याद रखो, जब नॉमिनल की बात हो रही है वो करंट प्राइस से डील करता है, करंट प्राइस। द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइन, ये वही डेफिनेशन है जो मैंने पीछे करवाई थी, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the current year price। मतलब इस पूरी डेफिनेशन में जो करंट ईयर प्राइस है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये बस याद रखना आपने कि करंट ईयर प्राइस, नॉमिनल मींस करंट ईयर प्राइस। अब नेक्स्ट पेज पे अब हम बात करेंगे। हाँ, ये एक ना फॉर्मूला भी देखो, बोर्ड में जब तुम आंसर प्रेजेंट करते हो ना, अगर आंसर प्रेजेंट करते हो तुम ये चीज़ भी लिख दो। मान लो तुमने डिफाइन कर दिया रियल उसको, नॉमिनल जीडीपी को, उसके साथ अगर तुम ये फॉर्मूला भी लिख दो। मुझे पता है इसकी कोई सेंस नहीं बना रही हो, तुम सोच रहे हो यार क्या है ये, मेरे को इसका कोई इंपॉर्टेंस हमें लग नहीं रही है, ये तो बड़ा ऐसा टाइप है, मतलब होता नहीं है, अबैंडेंड सा फॉर्मूला है। नहीं, इसे भी लिखो, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, एक काफ़ी अच्छा आंसर लगता है, ठीक है। जीडीपी, और ये भी लिखना है शायद में कि क्यू का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है। मतलब इन्होंने क्या दिया है, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, मतलब कितना सामान है, और ईच जो क्वांटिटी, मतलब ईच जो यूनिट है उसका उसका क्या प्राइस है, ठीक है। ओके, क्यू इंटू पी, और जो ये प्राइस है ये करंट ईयर प्राइस है, ये वो नहीं है, पुराना प्राइस नहीं है, अब बेस ईयर प्राइस नहीं है, बेस ईयर प्राइस के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब जो नॉमिनल था, नॉमिनल जीडीपी थी, वो करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होती थी। जो रियल जीडीपी है, ये कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, जो हमारा बेस ईयर प्राइस है, इसको आप बेस ईयर प्राइस भी कह सकते हो, यहाँ पे भी लिखा है एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। जो रियल जीडीपी है आप उसको बेस ईयर प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। हाँ, अब इसका देख लो, इसका भी वही फॉर्मूला है जो ऊपर वाले का, ठीक है, क्यू इंटू पी। बट जो यहाँ पे पी है ये होगा बेस ईयर प्राइस, ये पी होगा, ये है करंट ईयर प्राइस, ये है बेस ईयर प्राइस, ये डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंसेस, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंसेस है। चेंज इन द वेट, इट शोज द चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों, ठीक है। पहले ना इसको एक बार रट्टा टाइप के लिए आप एक बार देख लो या नोट डाउन कर लो। मैं नोट डाउन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे अगर स्क्रीनशॉट लिया इसका तो चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो रियल जीडीपी वो हमें बताती है कि गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी है घटी है कंट्री में एक साल में, एंड लाइक दीज थिंग्स, ठीक है। चेंज इन द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, भाई देखो, अगर गुड्स बड़े कम हुए हैं, मतलब अगर कोई गुड्स की क्वांटिटी बढ़ गई है, अगर गुड्स की क्वांटिटी का कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, या सर्विसेज बढ़ गई है, कम हो गई है, इसका क्या मतलब है, मतलब बहुत वाइड व्यू पॉइंट से अगर देखोगे तो इट मीन्स चेंज इन द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नो मनी इल्यूजन, जो आपकी रियल जीडीपी है उसमें मनी इल्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट इज़ द बेस्ट, यू कैन से मेजरिंग यूनिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ से मेजर होता है, रियल जीडीपी से। और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। नो इन वेट, इट शोज नो इन्फ्लेशन। हाँ देखो, जब हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, हम इसमें इन्फ्लेशन को साइड रखते हैं, बिल्कुल साइड, इन्फ्लेशन का कोई रोल नहीं होता है इसमें, ठीक है। इंटर रीजनल कॉपरेशन, और यू कैन से व्हाट इज दिस, हाँ कॉपरेशन ही लिखा है मैंने। इंटर रीजनल कॉपरेशन प्रमोट करता है ये। अब मैं बताता हूँ इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये है मनी इल्यूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंज इन द, कि इन दोनों की जगह तो आप एक पॉइंट भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक कर लो। सो ये सारे पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने लिखना है। मुझे पता है इनमें से आधे आपको समझ नहीं आए, जैसे तो मनी इल्यूजन है, वेलफेयर तो आपको रटना ही पड़ेगा। देखो, इट इज़ दी बेस्ट मेजर ऑफ वेलफेयर, इसको प्लीज़ रट दो, ये एमसीक्यू में आता है, बल्कि मैंने इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे भी इसलिए लिखा है कि रियल जीडीपी से वेलफेयर का, मतलब वेलफेयर और रियल जीडीपी इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन क्या करूँगा अभी आगे, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। मनी इल्यूजन, इन्फ्लेशन, और हाँ ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आगे, ठीक है। अब आई बारी एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब इन्होंने ना एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी कैसे एक्सप्लेन किया है इन्होंने फॉर्मूला के थ्रू, अब यहाँ पे रियल जीडीपी निकाल के दिखाई है। अब इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या, अब हम वो जानेंगे, ठीक है। अब चलो, मनी इल्यूजन पे बाद में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नॉमिनल जीडीपी की। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, कमोडिटीज़ हमारे पास गिवन है यहाँ पे, वीट, क्लॉथ एंड शुगर। क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ 200, 1000, सॉरी 105 टन्स, ठीक है। और वापस अगेन क्वांटिटी, जो देखो ये 2011 और 12 की बात हो रही है, ये 10 साल बाद 21 और 22 की बात हो रही है, ठीक है। ईयर गैप देख लो, 10 साल का डिफरेंस है।
और यहाँ पे प्राइजेस दिए हुए हैं कि ये प्राइजेस है, और एंड में इन्होंने कैलकुलेट की हुई है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। अब मैं बताता हूँ। अब देखो, जब नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको बताए कि कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी बढ़े हैं, समझ रहे हो। मान लो वो नॉमिनल जीडीपी 100 रुपये से 1000 रुपये होगी, ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंट्री में गुड्स एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और ज़्यादा बढ़े हैं। आप सोच रहे हो कि ये क्या बात कर दी, जीडीपी भी बढ़ रही है और प्रोडक्ट्स भी नहीं बढ़ रहे, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में पॉसिबल है। ठीक है, कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया, क्वांटिटी दी है इन्होंने कि यहाँ दो 20 है, 10 है, 5 है, 20 है, 10 है, 5 है। मतलब कहने का क्या मतलब है, 2011 और 2000 2011 12 और 2021 और 22, उनमें जो यू कैन से क्वांटिटी थी वो हमेशा बिल्कुल सेम रही है। वेयर एज प्राइसेस चेंज हुआ है। प्राइसेस कैसे चेंज हुए हैं? प्राइसेस पहले 20 टन 100 रुपये का मिलता था, 100 रुपये पर टन मिलता था। और 100 मीटर्स पहले 5 रुपीज़ पर मीटर मिलता था। और जो 5 टन है वो पहले 500 पर टन मिलता था। प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब आप एक बार प्राइसेस चेक करो, 20 का 100 है, 100 का 5 है, और 5 का 500 है। वेयर एज जब आप 2021 और 2022 चले गए तो वहाँ पे उन्हीं सेम कमोडिटीज़ का प्राइस एक का 1000 हो गया, एक का 20 हो गया, एक का 1600 हो गया। देखो कितना बड़ा राइज आया प्राइस में, एक बार आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। अब आप देखो, जब प्राइजेस कम थे और क्वांटिटी भी, मान लो इस क्वांटिटी में जब प्राइजेस कम थे, तब आपकी जीडीपी कितनी थी? 5000। अब मान लो आपके पास क्वांटिटी सेम है बट प्राइजेस आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो आपकी जीडीपी कितनी है? 30,000। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई चलो बढ़ेगी। अब देखो, कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई जब हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा आगे चल जाएंगे, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी। भाई साहब, अगर आप नॉमिनल जीडीपी देख रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जीडीपी बढ़ी है वो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस वजह से नहीं बढ़ी है कि आपकी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये इस वजह से बढ़ी है क्योंकि आपकी कंट्री में महंगाई बहुत आ गई है, इन्फ्लेशन बहुत आ गई है। आपने ये पॉइंट पढ़ा था, देर इज़ नो इन्फ्लेशन। ये रियल जीडीपी की बात हो रही है। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन नहीं होता, और यहाँ पे क्या हुआ, प्राइजेस बढ़ गए मतलब इन्फ्लेशन हुआ। आपकी जीडीपी बढ़ी बढ़ी, पर इस वजह से नहीं कि आपकी कंट्री में चीज़ें बहुत ज़्यादा बनने लगी है और आपकी कंट्री और ज़्यादा प्रॉस्परस होगी। आपकी कंट्री की जीडीपी इसलिए बढ़ी कि आपकी कंट्री में सिर्फ महंगाई बढ़ गई, प्राइजेस बढ़ गए, सामान उतना ही बन रहा है आज के टाइम पे, और खुश होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एक काइंड ऑफ एक कड़वा सच। और हाँ, जो जो ये चीज़ होती है ना कि सामान देखो भाई साहब उतना ही बन रहा है, बस प्राइजेस बढ़ गए हैं, इसे कहा जाता है मनी इल्यूजन। आपको दिख तो रहा है कि मेरी हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट एक्चुअल में वो नहीं बढ़ी है। वो बस इस वजह से बढ़ी है क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसे कहा जाता है मनी इल्यूजन, इस फिनोमिना को। हाँ, ये आ सकता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा फॉर योर बोर्ड्स, इस चार्ट को आप याद कर लो। क्योंकि देखो, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल आपने ऐसे याद करना है कि 20 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बस एक चीज़ याद रखो कि आप फिगर्स चेंज कर सकते हो, रुपीज़ चेंज कर सकते हो, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे चेंज मत करना, ठीक है। जैसे ये 200, 100 और 5 है, इसका क्या प्राइस है, मान लो इसका आप कोई भी प्राइस कर दो। पर ये इस चीज़ को आपने यहाँ पे भी सेम रखना है। मान लो आपने कर दिया 10, 20, 30, यहाँ पे ले लिया क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे भी 10, 20, 30 होना, बस आपने प्राइसेस ऐसा करना है कि इधर प्राइसेस कम हो और इधर ज़्यादा हो। आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं सोच रहे, कितना कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाता, तो इसी चार्ट को रट जाओ। और ये प्लीज़ याद कर लेना, और जब डिफाइन करोगे नॉमिनल जीडीपी को, ये चार्ट भी बना देना। एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है और आपके मार्क्स कोई नहीं ले जाएगा। ठीक है, देखो अगर आप एक दिन पहले देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा ये सब कुछ भूल जाओ, ये बस डेफिनेशन याद रखो, ठीक है। ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ, इधर। अब रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी में मीन्स आपके पास क्वांटिटीज दी हुई है, देखो 20, 100 एंड 5 दी हुई है क्वांटिटी। प्राइजेस क्या दिए हुए हैं? 100, 5 एंड 500। अब क्या हुआ, 2011 और 12 में प्राइजेस इतने थे, इसमें क्या हो गया, प्राइजेस इतने ही हैं, ठीक है। प्राइजेस उतने ही है जितने पहले थे, प्राइजेस उतने, बट क्या बढ़ा है हमारे पास? क्वांटिटीज बढ़ गई है। पहले 20 टन होता था, अब 30 टन हो रहा है। पहले 100 मीटर होता था, अब 200 मीटर हो रहा है। अब पहले 5 टन था, अब 10 टन है। मतलब क्वांटिटी हमारी बढ़ी है। अब मैं आपको इसकी जीडीपी पे जाऊं, यहाँ पे जीडीपी कितनी है? 5000। एक सेकेंड, जीडीपी कितनी है? 5000। यहाँ पे कितनी जीडीपी है? मतलब 2011 और 12 में कितनी जीडीपी थी? 5000। 2021 और 22 में कितनी जीडीपी होगी? 9000। अब यहाँ पे जो जीडीपी बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी है? क्योंकि क्वांटिटीज कंट्री में इंक्रीज हुई है, मतलब ज़्यादा सामान बनना शुरू हुआ है हमारी जीडीपी में। और जो रियल जीडीपी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। जब कहते हैं कि रियल जीडीपी बढ़ रही है तो वो अच्छी बात होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अरे, देखो नॉमिनल जीडीपी जब बढ़ी हो तो हमें नहीं पता होता कि किस वजह से बढ़ी है, बस हमें पता है कि बढ़ी है।
हमारे को नॉमिनल जीडीपी को जब हम देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि यार क्या ये इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है कि एक्चुअल में हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज और बढ़े हैं? मतलब एक आप कंफ्यूजन में होते हो। इधर आपको बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई अगर हमारी रियल जीडीपी बढ़ी है इसका मतलब कि हमारी कंट्री में क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद कर लो। व्हाट इज दिस? हाँ, एक मैंने ना एक बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन किया है जो नॉमिनल जीडीपी है, उसे मैंने कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल जीडीपी मैंने इस तरीके से लिखी है कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी इंक्रीज करती है बिकॉज की क्योंकि उसके प्राइस इंक्रीज करते हैं, कमोडिटीज के प्राइस। रियल जीडीपी का क्या मतलब है, जीडीपी इंक्रीज करती है, कैसे इंक्रीज करती है, जब क्वांटिटी कंट्री में किसी चीज़ों, जब चीज़ों की क्वांटिटीज बढ़ने लगती है, मतलब प्रोडक्शन कंट्री में जब ज़्यादा होता है अगर, तब जीडीपी बढ़ती है, वो रियल जीडीपी होती है। जो नॉमिनल जीडीपी है वो वेलफेयर को नहीं देखती, वेर एज जो रियल जीडीपी है, एक्सक्यूज मी, जो रियल जीडीपी है वो वेलफेयर को बिल्कुल देखती है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, इतना ही था ये, और ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। जीडीपी इस सबको भूल जाओ, मैंने बहुत अच्छी प्यारी सा एक तुम्हें वो बता दिया, वेट अ सेकेंड। ये, हाँ देखो ना, आपको ना आंसर बनाने आने चाहिए। मान लो आपके पास डिफरेंशिएशन दे दिया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। फर्स्ट आपको डेफिनेशन लिख देनी है जो मैंने आपको बताया था, फिर आपको ये फॉर्मूला लिख देना है, फिर आपको ये लिख देना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपने वेलफेयर के बारे में बता देना है। ये सारे पॉइंट्स आपको आना चाहिए। एक पॉइंट आपका ये भी बन जाएगा कि एक एक में मनी इल्यूजन होता है, एक में मनी इल्यूजन नहीं होता है। एक में बताना है कि एक में इन्फ्लेशन एक की रोल प्ले करती है प्राइस डिटर्मिनेशन में, वेर एज दूसरे में जीडीपी कैलकुलेट करने में इन्फ्लेशन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये डेफिनेशन का मैंने बेसिक बता दिया आपको। देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो डेफिनेशन बनानी बहुत ईजी हो जाती है, मतलब सॉरी, ये जो डिफरेंशिएशन बनानी होती है बहुत ईजी हो जाती है, और डेफिनेशन भी बहुत ईजीली बन जाती है, ठीक है। व्हाट इज दिस, कन्वर्जन ऑफ द नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी। पहली बात, ये जो ये है ना, प्राइस इंडेक्स कन्वर्जन, मतलब प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम क्या कहा जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर। व्हाट इज दिस, वेट अ सेकंड। जीडीपी डिफ्लेटर क्यों कहा जाता है पहले तो मैं ये बताता हूँ। कंट्री में देखो, कंट्री में आपके गुड्स एंड सर्विसेज इस वजह से बढ़े हैं, क्यों बढ़े आपकी कंट्री में जो जीडीपी है, जीडीपी कैसे बढ़ी है, क्योंकि आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जीडीपी बढ़ी है। मान लो आपको अपनी, आपको ये इन्फ्लेशन को अगर साइड हटा के असली जीडीपी निकालनी है, तो आपको अपनी जो जीडीपी है उसे डिफ्लेट करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो जीडीपी बढ़ी है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है, वो आपकी जीडीपी इन्फ्लेट हुई है। सामान उतना ही बन रहा है, बस प्राइसेस के राइज की वजह से जो इन्फ्लेशन आया है उस वजह से आपकी जीडीपी बढ़ गई है। डिफ्लेट करने का क्या मतलब है, आपको आपकी असली वो दिखाने के लिए कि भाई कोई बढ़ी नहीं है, सच बताने के लिए। काइंड ऑफ आप समझ रहे होगे कि इन्फ्लेशन को हटाने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ किया जाता है और प्राइस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। अगर आपको बहुत बेसिक चाहिए तो आप इतना याद रख लो कि प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर इज़ वन एंड द सेम थिंग, मतलब इन दोनों को आप एक मतलब साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि कई क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे कैलकुलेट व्हाट इज़ द जीडीपी डिफ्लेटर, और क्वेश्चन में गिवन होगा दिस इज द जीडीपी डिफ्लेटर, कैलकुलेट द जीडीपी एट व्हाट, नो सॉरी, कैलकुलेट रियल जीडीपी। तो इसलिए इन दोनों को याद रखो, ठीक है। ओके, रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इसका क्या फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूँ। पहले जो रियल जीडीपी है ना, बस इसको एक सेकंड, कांस्टेंट प्राइस को भी देखो, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही है, एक सेकंड के लिए जब कंफ्यूजन हो रही है ना इसको साइड रखो, ठीक है। रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करता है, बस ये फॉर्मूला भी आपको रटना ही पड़ेगा। फर्स्ट, जीडीपी एट करंट प्राइस आपका नॉमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा आपका प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जो सॉरी मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको, ठीक है। दिस इज 100, ठीक है। जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 100, ये रियल जीडीपी की डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तुम याद रखो, बाकी सारी, सॉरी एक फॉर्मूला तुम याद रखो, बाकी सारे फॉर्मूला तुम खुद बना दोगे, मुझे पता है। क्योंकि देखो बेसिक मैथ होता है। मान लो आपको करंट मान लो आपको करंट प्राइस कैलकुलेट करना है, क्या करोगे आप, जो आपका प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स को इधर ला लो, ये नॉमिनेटर में चले जाएगा रियल जीडीपी के, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स इधर चले जाएगा आपका, जो है ये 100 है टॉप पे, ये बॉटम में चले जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, रियल जीडीपी के साथ। अरे थोड़ा टफ होता है यहाँ पे लिखना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक फॉर्मूला याद हो तो बाकी फॉर्मूला तुम खुद बना सकते हो, इसको रटना ही पड़ेगा, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। अगर आप सोच रहे होगे कि कोई लॉजिक होगा, नहीं भाई साहब, ये चीज़ें फॉर्मूला हमेशा याद रखने पड़ते हैं। क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आना है आपके पास, जैसे ये दे देंगे आपको और इसको, इसके बाद आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ओके, फाइंड द नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इज 240 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। आपको नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है, आपके पास रियल जीडीपी गिवन है और प्राइस इंडेक्स आपके पास गिवन है, क्या करोगे आप। नॉमिनल जीडीपी,
वेट, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब है? करंट जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है? ये सारी चीज़ ना साइमल्टेनियसली यूज हो सकती है, तो डिफरेंट नेम्स भी याद रखना। नॉमिनल का क्या मतलब है? जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है? रियल जीडीपी को दूसरे क्या जीडीपी बोलते हैं? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस अपॉन 100। अब आप पूछ रहे हो फॉर्मूला अलग क्यों हुआ? मैंने कहा कन्वर्जन्स। अब देखो, आपको जीडीपी एट करंट प्राइस कैलकुलेट करना था, तो रियल जीडीपी आपको क्या करना पड़ेगा? जो ये प्राइस इंडेक्स है इसको उधर ले जाना पड़ेगा। उधर अगर आप ले जाओगे, डिनोमिनेटर की चीज़ उधर नॉमिनेटर बन जाती है। कैसे होता है? जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000, इसको, वेट, करंट प्राइस को आपको मल्टीप्लाई कर, जो अभी मैंने किया था यहाँ पे एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। अगर आपको करंट प्राइस की कैलकुलेट करनी है, जो प्राइस इंडेक्स है वो नॉमिनेटर में चले जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा रियल जीडीपी के साथ, ठीक है? डिवाइडेड बाय 100, ये जो ये 100 है ये फिर डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो उसी इस फॉर्मूला का यूज़ करके आपको बस अब वैल्यूज़ पुट करनी है। रियल जीडीपी यहाँ पे लिख दिया, और फिर प्राइस इंडेक्स आपने यहाँ पे लिख दिया, और 100 एज इट इज़ जो फॉर्मूला का होता है वो यहाँ पे आ गया, और इज इक्वल टू 288। आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है ऐसी कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखो, रियल जीडीपी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसी को यहीं पे पुट कर देना तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। इधर भी वही है, बस ये था थोड़ा टफ। चलो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि ऐसा करो, पहले जब आप प्रैक्टिस करोगे, पहले ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ये दो, फिर जाके इसके ऊपर आना, ठीक है? तब आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी होगी। ये बेसिक अर्थमेटिक्स मैथ्स यार, बचपन में अलजेब्रा में बहुत किया है ये क्वेश्चंस, ठीक है? जीडीपी एंड द वेलफेयर, फाइनली वी आर बैक टू द फाइनल टॉपिक। इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है, बस इतना ही टॉपिक है ये। बस इसमें भी एक इन्होंने पॉइंट यही बताया, रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो मैंने वेलफेयर की बात की ना, वेलफेयर का बहुत बड़ा मतलब, जो रियल जीडीपी है उससे हम वेलफेयर को मेजर कर पाते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है? लिमिटेशंस क्या? क्या लिमिटेशंस है? अब जो जीडीपी हमारे पास, वेट, जब जब भी हम जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करते हैं उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ यू कैन से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जीडीपी नहीं बता पाती हमें। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके, ओके। क्या, कौन सी चीज़ है? फर्स्ट ऑफ, व्हाई इज दिस? ओके, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। आपको पता है आपकी कंट्री की इतनी जीडीपी, एग्जांपल करते हैं इंडिया की जीडीपी कितनी है आज के टाइम पे? इट इज़ अबाउट 4 ट्रिलियन, मतलब 4 ट्रिलियन हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपनी जीडीपी में। हमारी कंट्री की जीडीपी है 4 ट्रिलियन, बट हमें नहीं बताया जाता हमारी जीडीपी का कितना परसेंट कहाँ लगा हुआ है। समझ रहे हो आप? देयर इज दिस राइज इन द सोशल फैक्ट सिचुएशन, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमें नहीं पता। देखो, हमारी कंट्री की जीडीपी 4 ट्रिलियन है, और हमारी कंट्री की जो 40% वेल्थ है, जो 40% पैसा है, वो पूरे देश के 1% जितने भी लोग हैं वो होल्ड करते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो हमारी पुअर पॉपुलेशन है, और यू कैन से जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो पुअर है, और हमारे जो रिच है वो बहुत रिच है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की, हमारी कंट्री में कितने अमीर है कितने गरीब है वो नहीं बता पाती जीडीपी, ठीक है? इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, कि रिच कितने रिच है, पुअर कितने पुअर है, हमें ये पता नहीं लग पाता जब हम सिर्फ जीडीपी देखते हैं। हमें उसके लिए और सब फर्दर स्टडीज़ करनी पड़ती है, तब तब जाके हमें पता लगता है रिच पुअर के बारे में, ठीक है? कॉम्पोजिशन ऑफ द जीडीपी, जीडीपी हमारे पास ये कंट्री की, भाई आपकी कंट्री की जीडीपी 4 ट्रिलियन है, अब हमें ये नहीं पता लगता कि इसका जो जो पूरी 4 ट्रिलियन है इनमें से कितना पैसा किस जगह पे लग रहा है, और ये कितने पैसे से क्या जनरेट हो रहा है, ठीक है? मतलब यू कैन से जब हमारी जीडीपी है, मान लो हमारा जो मेजॉरिटी रिसोर्सेज है वो डिफेंस सेक्टर में लगे हुए हैं, ठीक है? इससे हमें कैसे पता लगेगा कि भाई साहब वेलफेयर हो रहा है कि नहीं? देखो, वेलफेयर इनडायरेक्ट वे में ज़रूर हो रहा है कि हमारी जो डिफेंस वो है, आई मीन जो हमारी कंट्री का डिफेंस है वो स्ट्रांग हो रहा है, हमारी जो आर्मी वगैरह मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, बट हमें डायरेक्टली एक गरीब का फायदा तो नहीं हो रहा ना। कंट्री देखो प्रोटेक्ट हो रही है फ्रॉम आर एनिमीज, बट जो इंटरनल एनिमीज है, जैसे पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी एंड अदर थिंग्स, प्रॉपर सैनिटेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही एक गरीब आदमी को, ठीक है? मतलब ये कहने का मतलब ये है कि देखो, कंपोजिशन होती है जीडीपी, जीडीपी बढ़ रही है, पर जीडीपी किस तरीके से बढ़ रही है कि हम डिफेंस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इसका कोई फायदा है? फायदा है, बट इतना फायदा भी नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? डिफेंस से आप डायरेक्टली किसी पुअर को बेनिफिट नहीं कर सकते। वेराज देखो, डिफेंस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ आर एनिमीज, कि भाई एनिमीज से बचा रहा है डिफेंस, बट एक पुअर इंडिविजुअल की हेल्प तो नहीं हो रही, ठीक है? एग्जाम्पल ये है इसका। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, देखो गांव के एरिया में कई बार क्या होता है, स्पेशली मैंने ये वीडियोस में देखा था, बिहार वगैरह में क्या होता है, बिहार वगैरह में ना एक मंडी होती है, एक मंडी बनी होती है, तो उस मंडी में क्या होता है कि वहाँ पे रेडी टाइप लगाई होती है, मतलब लोग, गांव के लोग आते हैं वहाँ पे सामान बेचते हैं। सामान किस तरीके से बेचते हैं? बार्टर सिस्टम के थ्रू। मतलब भाई, तू मुझे ऐसा कर, तू मुझे एक एप्पल दे दे, मैं तेरे को एक मैंगो दे देता हूँ, एक काइंड ऑफ ये बार्टर सिस्टम चलता है गाँव में। अब देखो, जिस कंट्री में पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिस कंट्री में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो गाँव के एरिया में रहती है,
वहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग अब जो ट्रेड कर रहे हैं वो तो बार्टर सिस्टम में कर रहे हैं। अब वो सिस्टम अगर आप मतलब उस चीज़ को जब आप जीडीपी कैलकुलेशन में ला ही नहीं रहे, तो मतलब वो बार्टर सिस्टम वाले एक्सचेंजेस है वो आपकी जीडीपी एक्सचेंज में कैलकुलेट ही नहीं हो रही है, वो अलग दिक्कत है हमारे पास। ठीक है, कि इन रूरल एरियाज द बार्टर सिस्टम exchange still prevails to some extent. Payments for the farmer labor are often done in the kind rather than in the cash। मतलब बार्टर सिस्टम गाँव में बहुत चल रहा है। अब आपका बार्टर सिस्टम से जो एक्सचेंज हुआ वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आप उसको जीडीपी में शो नहीं कर पाओगे। ठीक है, जिससे मतलब एक बहुत अच्छा सा चंक जो आपकी जीडीपी में ऐड होना था वो नहीं ऐड हो पा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। एक्सटर्नलिटीज़, अभी इस एक्सटर्नलिटीज़ के ऊपर मैं कहूँ 2024 का जो पेपर था उसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट आर गुड एक्सटर्नलिटीज़, व्हाट आर बैड एक्सटर्नलिटीज़। इसके बीच में एक डिफरेंशिएशन मांगा था। गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विदाउट पेइंग द प्राइस ऑफ द प्राइस और द पेनल्टी। कुछ ऐसे अच्छे गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स विदाउट पेइंग द कॉस्ट ऑफ इट। इमेजिन करो, आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी ने बहुत सुंदर गार्डन बनाया, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स, ये वो सो। अब देखो, आप जब सुबह उठते हो आपको बहुत सुंदर फ्लावर्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है फ्लावर्स की, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज वगैरह आ रहे पर ये सब कुछ, मतलब बटरफ्लाई कीड़े, नेवर माइंड, चलो मतलब बहुत अच्छा आपको दिख रहा है सब कुछ, बढ़िया आपके फ्लावर्स वगैरह दिख रहे हैं, आपका एक व्यू इंप्रूव हो गया है, ये सब कुछ बढ़िया चला है, बहुत सुंदर गार्डन है। तो मतलब अच्छा हो रहा है, आपने को उसको थोड़ी बोले, उसको पैसे थोड़ी दे रहे हो आप अपने नेबर को कि भाई तू तो वो होगा यार, मैं तो कितने पैसे दूंगा। वो बस फ्री में आपको एक सर्विस मिल रही है, बस फ्री में फोकट में मिल रही है भाई। आपके पड़ोसी ने अच्छा गार्डन हो गया, आपको सब फ्री में देखने के लिए गार्डन मिल रहा है, रोज़ फ्लावर भी आप रोज़ रोज़ तोड़ रहे हो थोड़े बहुत। ठीक है, दिस इज़ द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, आप अपने घर पे बैठे हो, आपके घर के सामने रोड का काम चला हुआ है, तो ये रोड का काम करीब 1 महीने चल रहा है। अब देखो, आपने कोई प्राइस पी की है, हाँ, आपने कोई गुनाह किया जो आपको रोज़ ये आवाज़ सुननी पड़ रही है, ये ड्रिलर वगैरह सब कुछ चला हुआ है जो वहाँ पे, ये आपकी क्या गलती थी? आपने तो कोई ना प्राइस पे किया ना पेनल्टी पे की है, तो बस बस आपको बस फ्री में ये नेगेटिव चीज़ें मिल रही है। आपने कुछ गलत किया, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कुछ अच्छा किया, आपने कुछ नहीं किया, बट ये चीज़ आपको मिल रही है। दीज आर नोन एज द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। एक और एग्जाम्पल, आपका नेबर है, ठीक है, आपके नेबर को रात के 12 बजे बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने सुनने की आदत है, तो वो भी एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में आएगा। आपका एक नेबर है, वो सुबह उठ के भजन सुनता है, ठीक है, सुबह उठ के भजन सुनता है, और आप भी सुबह उठने वाले आदमी, आपको मज़ा आ रहा है कि यार चल सही है यार, सुबह उठ के बढ़िया चला भजन वगैरह बढ़िया मज़े से, तो वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, आपने कोई प्राइस पे नहीं किया, बट आपको फिर भी वो चीज़ मिल रही है, आपको आपके पर फिर भी वो चीज़ थोपी जा रही है, आपको फ्री में मिल रही है। ठीक है, उसे कहा जाता है एक्सटर्नलिटीज़। पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने बता दिया। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आर व्हेन एन एग्जाम्पल द मिस्टर एक्स मेंटेन्स अ ब्यूटीफुल गार्डन, मैंने गार्डन का एग्जाम्पल दिया था, एंड मिस्टर एक्स एंजॉयज इट। ठीक है, इफ वेट इट एड्स द वेलफेयर ऑफ द मिस्टर वाई बट ही डज नॉट पे फॉर इट। मतलब मैं जो मिस्टर एक्स है उसका बहुत सुंदर गार्डन है, जो मिस्टर वाई है उसको भी वो गार्डन अच्छा लग रहा है, तो मिस्टर वाई को तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सारा काम आप नेबर आदमी अपने गार्डन में कर रहा है और बेनिफिट उसको भी मिल रहा है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, आपका जो वो है जीडीपी, वो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह के बारे में नहीं बताता। अभी आप पूछ रहे हो कि भाई हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें, ये पॉपुलेशन कहाँ से है बीच में? पॉपुलेशन बताऊँ क्यों आई बीच में? पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब एक आदमी कितना कमाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए आज के टाइम पे इंडिया बेशक 4 ट्रिलियन है, हाँ, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है हम। ठीक है, और यूएस जो यूके है वो हमसे कम है, फिर भी जो यूके में जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, वेरस इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। रीज़न क्या है इसका? यूके में कम आदमी रहते हैं और पैसे उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कम आदमियों के बीच तो मतलब हर एक आदमी अमीर हो जाएगा उससे। हमारे इंडिया में क्या है, पैसे पैसे भी मतलब 4 ट्रिलियन है, और लोग इतने ज़्यादा है कि अगर आप 4 ट्रिलियन में ईच इंडिविजुअल के पास आप अपनी जीडीपी को बांटोगे तो मतलब कम पर कैपिटा इनकम होगी, ईच इंडिविजुअल कम कमाएगा। So this is the end of the chapter. So I hope you liked the video. If you did like the video, so you can just like this video. ठीक है, you can make sure to subscribe if you think this video was helpful. So अगली वीडियो में मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रेजेंट कर लूँगा, या तो मैं किसी पीडीएफ के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, और ये जो चैप्टर्स है ये प्रैक्टिस में ही आएंगे, ऐसे तो होगा नहीं कि आप बस एक बार रट्टा मारोगे वीडियो देखोगे हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके जो क्वेश्चंस है और आप कंसेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।